एक जो पिता होते हैं कितनी मेहनत करते, कभी सोचा आपने अपने पिता के बारे में? क्यों बनूं मैं सुपरवाइजर, कितने घंटे पढ़ूं मैं? आप कितने घंटे पढ़े ये तो आपका पागलपन डिसाइड करेगा। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए स्टडी नहीं, एक नीड जो क्रिएट करनी पड़ती है, जरूरत क्रिएट करनी पड़ती है, जरूरत क्रिएट करनी पड़ती है कि मुझे ये नौकरी क्यों चाहिए, इस नौकरी से मेरा क्या भला होगा, मैं जिंदगी में क्या कर पाऊंगा। आज ही मैंने एक उसका लेक्चर दिया है कि जब नीड होती है ना किसी चीज की, पागलपन होता है, भूख होती है, तो आदमी अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है और उसकी सारी जो दिमाग है ना वो अपने आप ही सही चलने लग जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो कभी भी चाहे कितना ही पढ़ ले कुछ भी कर ले वो सफल नहीं हो पाएंगे। और जिसके हो गया ना कि नहीं ये नौकरी मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो नौकरी है जहां मेरे साथ किसी और का कंपटीशन नहीं है, मेरा साइंस वालों के साथ कंपटीशन नहीं है, आर्ट्स वालों के साथ कंपटीशन नहीं है, कॉमर्स वालों के साथ कंपटीशन नहीं है, मैथ बायो जो साइंस वाले उनसे कंपटीशन नहीं है। मैं आज कह रहा था आर्ट्स के बच्चे अगर बैठ जाए तो आप ये सोच लेना, चाहे वो आपसे कमजोर हो कभी भी आपको आगे नहीं आने देंगे। अगर साइंस बायो मैथ के बच्चे इस एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आप कहीं आसपास भी नहीं रहेंगे उनके। तो ये एकमात्र एग्जाम है जहां केवल एग्रीकल्चर के बच्चे बैठते हैं, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, कोई जो है ना कोई केमिस्ट्री नहीं आ रही, कोई बायोलॉजी नहीं आ रही, सिंपली केवल दिमाग में एक ही केवल सिंपल सब्जेक्ट, उसको कितनी बार आप पढ़ पाते हैं। और वो पढ़ पाना संभव तभी होगा जब आप एक नीड अपने अंदर बनाएंगे, एक पागल मतलब एक ये नौकरी क्यों चाहिए, ये नौकरी क्यों चाहिए, इसका रीजन जिस दिन आपने तलाश कर लिया ना भाई कि नौकरी मुझे क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इस नौकरी की मुझे, ये भैया नौकरी इसलिए चाहिए ताकि आप आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी पे जा सके। क्योंकि जहां पैसा आना शुरू हो जाता है ना, जहां पैसे आने शुरू हो जाते हैं वहां पर अपने आप ही भाई साहब बातें आना शुरू हो जाती है आदमी को। जब पैसा नहीं है, घर पे खटखट चल रही होती है, घर पे जो है ना छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हो रही होती है, हम लोग जो है ना घर में इतनी टेंशन में हम घर वालों को जाके कहते हैं मुझे 1,000 रुपए 2,000 रुपए चाहिए, कमरा किराया देना है, तो वो घर वालों की उस समय क्या पोजीशन होती है वो आप सोच सकते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार या एक लोअर क्लास परिवार की क्या स्थिति होती है। अब वहां कुछ बच्चे डिसीजन लेते कि नहीं मुझे तो बहुत जो है ना इस एग्जाम को मुझे नियत चाहिए, एक भूख जो है ना अगर जिस दिन जग गए ना उस दिन बहुत ही तूफानी कर जाएंगे भैया। एक वो बच्चे की बात मैं बता रहा था, एक बच्चे का मैंने इस पे आप ढूंढना, एक बच्चे का कमेंट पड़ा हुआ है, एक बच्चा जो उनियारा का है, उनियारा टोक का रहने वाला है, उसने सिलाई की, मैं आज उस कहानी को रिपीट कर रहा हूं, आज मैंने क्लास में कहा था, उस बच्चे ने सिलाई की, उस बच्चे ने जो है ना सब्जी बेची, उस बच्चे का परिवार छोटे छोटे बच्चे, और बिल्कुल निराश हताश, उसको लगा क्या होगा मेरा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा शायद जिंदगी, क्योंकि तो वहां पर वो बच्चा जो है ना एक बच्चे से मिलता है, उस बच्चे का जीतराम करके एक बच्चा है, जीतराम चौधरी, बहुत अच्छा बच्चा है। वो बच्चा जो है ना उसको कहता है कि भैया मेरे साथ चलो मैं आपको तैयारी कराऊंगा। उसने कहा भाई मेरे को आता नहीं पढ़ाना, मेरे को आता, मैं तो पढ़े ही कई दिन हो गया, मुझे तो ना पढ़ना आता है ना पढ़ाना आता है। तो ये सारे जो है ना, हाँ देखो ये केडी शर्मा जी कह रहे सब पूछते हैं आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे, करेक्ट बात है। तो भैया जब उस बच्चे को किसी ने कहा जबरदस्ती उसको लेके आ गया जीतराम, वो बच्चा वो कह रहा है कि एक दिन सर मेरी जिंदगी जो है ना ऐसी चेंज हुई, ऐसी लाइफ चेंज हुई। होता क्या है, कोई टेस्ट था, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो नीड उसके अंदर नहीं थी। उसके बाद उस बच्चे ने भैया एक दिन कोई बढ़िया कोई टेस्ट पता नहीं क्या किया, तो उस बच्चे ने आज भी यूट्यूब पे कमेंट पढ़ी है, मैंने एक प्रोग्राम में बताई भी थी, कोई कौन सा एपिसोड था मुझे नहीं पता। वो बच्चा कह रहा है कि सर वो मेरी जीवन का जो है ना सबसे टर्निंग पॉइंट था कि आपने मेरे लिए बोल रहा है कि सर आपने मेरे को बुला के, मेरा पता नहीं रिजल्ट अच्छा आया था या मैंने कुछ जवाब दिया था, आपने बुला के मेरे को गले लगा के, और एक जो है ना आपने ये कहा था वेरी गुड भाई बहुत जबरदस्त और अच्छा करेगा। सर वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उस बच्चे ने कहा पूरी रात मैं सो नहीं पाया, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे लगा कोई है क्या इस दुनिया में जो मुझे भी गले लगा सकता है। क्योंकि भैया पैसे की इज्जत है, आपके अंदर क्या क्वालिटी भरी हुई है, आपके अंदर क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको लोग, तो उसने कहा लाइफ में मुझे बहुत गले लगाना तो बहुत बड़ी बात है, मुझे किसी ने प्यार से देखा भी नहीं था जिंदगी में, और सर ने मुझे गले लगाया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और मैंने डिसीजन लिया आज के बाद में मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं। और उसके बाद उसने कहा मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और भैया वो आज सुपरवाइजर है,
आज वो सुपरवाइजर है। केवल एक गले लगाने ने उसके नीड आ गई, उसको कॉन्फिडेंस अपने आप में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, एक नीड पैदा कीजिए। नौकरी क्यों चाहिए आपको? अगर आपको लग रहा है सिंपली केवल एंजॉय करने के लिए, कभी नहीं कर पाएंगे। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं, जो इंसान पैसे कमाने के लिए धंधे करते हैं उनको कभी पैसा नहीं कमाते। लेकिन जो आदमी धंधे को जीता है, जो आज जिसका जुनून या पैसा धंधा होता है ना भाई, उसके पैसों की लाइन लग जाती है। पैसा इतना आ जाता है कि वो संभाल नहीं पाता उसको। आप देखना बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। तो ये पढ़ाई जो है ना, जिस दिन आपने पढ़ना नहीं जीना सीख लिया, आपको लगेगा। देखिए, दो रास्ते आपके पास, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा। दो रास्ते हैं, या तो इतनी मेहनत कर लो इन 2-3-4 महीने में कि जिंदगी में कभी भैया कुछ करना ही नहीं पड़े। एक बार पैसा रिसोर्सेज शुरू हो जाए भाई, 24-25 हजार रुपए शुरू में पहली इसकी सैलरी होती है, उसके बाद बढ़ते ही चले जाते हैं। तो शुरू में जो है ना इतना हो जाए, एक बार पैसा आना शुरू हो जाए, उसके बाद बातें आने शुरू हो जाती है। उसके बाद में आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। रास्ता नंबर 1 है, 4 महीने पूरी ताकत लगा दो भाई, सही पूरी जान लगा दो, सब कुछ भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, दोस्ती, रिश्ते, नाते, व्यवहार, कुछ समय के लिए त्याग दो उनको। और अगर सोशल मीडिया पे आप टाइम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उसको भी हटाओ कुछ दिनों के लिए। भैया बंद कर दो फेसबुक को, बंद कर दो यूट्यूब को। क्लास ले रहे हो ठीक है, उसके बाद में जो है ना बाकी चीजों को छोड़ दो, केवल एक ही जगह फोकस डाल दो कि नहीं मुझे ये। और या फिर दूसरा रास्ता है कि आप ऐसा करो कि इसके बाद में ये नौकरी निकल जाएगी, फिर पता नहीं कौन सी नौकरी आएगी, या फिर और कई सारी नौकरी आएंगी जहां भैया सारा कुछ वहां सारे लोग बैठने वाले हैं। कभी पटवारी की आएगी, कभी वो आएगी, कभी है ना उसकी आएगी, और वहां इतना कंपटीशन आपके साथ होगा कि आप फिर 2 साल 5 साल 10 साल तक आप घुट के, क्योंकि मैं देखता हूं कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग क्लासेस जनरल कंपटीशन के चलते हैं, एसएससी के, पटवारी के, वहां पर मैंने देखा है लोगों को, एक बड़ी जो महिलाएं होती है जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को सास के पास छोड़ के आ जाती है, अपनी सास के पास छोड़ के आ जाती है। माँ जी आप बच्चों को संभालो, मैं कोचिंग करने जा रही हूं। एक बेचारी बेटी कह सकता हूं, मेरे लिए तो बेटी है, जिसके 2-2 3-3 बच्चे हैं, वो बेटी जो है ना अपने बच्चों को छोड़ के भैया वो चली जाती है वहां पर, और दिन भर कोचिंग करके शाम को घर आके फिर अपना घर का, और वो आज से नहीं कर रही, उसको तैयारी करते हुए 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो रास्ता नंबर 2 यही है कि आप इस कंपटीशन को छोड़ के फिर बैठे रहना आराम से, और फिर उसके बाद में पता नहीं कब एग्जाम आएगी, किस तरह क्या होगा। इसलिए बेटा अगर धुआं दे के जलना है तो जलते रहो माय डियर स्टूडेंट्स, और एक बार ही भभक जाना है, तो इससे बढ़िया मौका आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। पागलपन अपने अंदर डाल लो, केवल यूं नहीं मैं एग्जाम दूंगा या तैयारी करूंगा, ये नहीं करना। तैयारी करने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं भाई, तैयारी करने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। एक पागलपन पाने वाले, उस चीज को जीतने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सबसे बड़ा रोल उसका होता है। मैं आज एक कहानी सुना रहा था, मैंने कहा नीड से आदमी क्या बन जाता है। आप, मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर रमेश यादव करके, उस पर एक मैंने भास्कर का पेज की कॉपी डाल रखी है। उसमें होता क्या है, कोई मध्य प्रदेश की बात है, उसको एग्जैक्टली मैं भी भूल गया, काफी टाइम पहले मैंने उसको डाला था। तो मध्य प्रदेश में एक दंगल चल रहा था, कुश्ती का वो दंगल चल रहा था। तो वहां पर जो एक पहलवान था जिसने सबको हरा डाला, सारी दुनिया को हरा डाला, पूरी दुनिया को हरा डाला। उसके बाद वो मतलब वहां दुनिया का मतलब जो लोग वहां पहलवान आए थे, बड़े बड़े पहलवान पूरी दुनिया के, उनको हरा दिया। हराने के बाद में वो यूं चिल्ला रहा, ओ कोई है क्या दुनिया में, आपने देखा होगा पहलवान चिल्लाते, कोई है माइका लाल जो हमसे टक्कर ले सके, दुनिया में कोई है ऐसा जो हमसे टकरा सके, है कोई ऐसा, चिल्ला रहा था भाई साहब। वहां पर एक लेडीज बैठी थी, उस लेडीज को नीड थी भैया, उस लेडीज को नीड थी, क्योंकि उसका पति बीमार था, उसको नीड थी, उसका पति बीमार था, उसको पैसा चाहिए था, उसके अंदर इनाम थी वहां बहुत बड़ी। तो वो जो ज्यादा ही चिल्ला गया ना पहलवान, तो वो जो लेडी बैठी थी उसने उतर के अपने कपड़े जो है ना ढंग से बांध के और कूद गई दंगल में। पागल हो गई दुनिया, क्योंकि जो चैंपियन था उसके सामने एक औरत जो है ना उससे भिड़ने जा रही थी, दंगल करने जा रही थी, कुश्ती करने जा रही थी। उस औरत ने उस पहलवान जो अपने आप को बड़ा यूं समझ रहा था, ऐसा 2 डाला पब्लिक के सामने, ऐसा 2 डाला कि पब्लिक देखती रह गई। क्यों? क्योंकि उस महिला को नीड थी पैसों की, उसका जो पति था वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। ऐसी नीड जब आपके अंदर आएगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा कितनी पढ़ाई हो रही है कितनी नहीं हो रही है।
मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, एक एक्स आर्मी मैन है, बहुत ही ग्रेट, जो आर्मी वाले तो मेरे लिए वैसे भी सम्मान नहीं, उन्होंने कहा सर कितने घंटे पढूं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं उन महान व्यक्तित्व को मैं बता रहा हूं कि उस समय अपने आप ही जरूरत जब आ जाती है तो उसके बाद अपने आप ही शेड्यूल बन जाता है। एक मां के बारे में मैं कह रहा था कि एक मां दुनिया की सबसे शक्तिशाली मां निकली क्योंकि उसने पिकअप को पकड़ के ऊपर उठा दिया। पिकअप को पकड़ के, पिकअप जानते होंगे जो गाड़ी आती है छोटी मिनी ट्रक आता है, उसको पकड़ के उठा दिया यूं टायर में से। क्यों उठा दिया? क्योंकि उसका बच्चा उस टायर के नीचे आ गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चा टायर के नीचे तड़प रहा था। एक मां जिसने बाल्टी नहीं उठाई, एक मां जिसने जो है ना कभी गमला उठाया ना, गोबर का गमला उठाया तो उसने किसी को बुलाया, भाई साहब मेरे को सिर पे रखवा दो। उस महिला ने पिकअप को उठा लिया ऐसे पकड़ के, पूरा पिकअप उठा के, उसके बाद अपने बच्चे को निकाला, क्योंकि वो उसकी नीड थी, वो उसका स्नेह था, वो उसका प्यार था, वो उसका अफेक्शन था, वो सब कुछ था उसका बच्चा उसके लिए। तो वहां पर उसको नीड थी, उसने उठा के ऊपर कर दिया और बच्चे को निकाल लिया। जिस दिन नीड आ गई ना, एक सेम, कभी आपने सुना होगा सुकरात के बारे में, द ग्रेट फिलोसोफर सुकरात, वो उनके पास कोई व्यक्ति जाता है कि सर सफल होने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, मैं क्या करूं कि सफल हो जाऊं। तो उसने कहा भैया कल ऐसा करना, कल मेरे पास आ जाना आप लोग और कल मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कैसे सफल होता है कोई इंसान। तो वो उसको बुला लेते हैं नदी के पास में, नदी के पास में चला जाता है और नदी के पास में जाके उसको साथ में पकड़ के हाथ और ले जाता है नदी के बीच में। जैसे जैसे वो नदी में जा रहे होते हैं, पानी ऊपर आ रहा होता है, वो लोग अंदर चले जा रहे हैं। जैसे ही वो अंदर गए भैया, जैसे ही अंदर गए, थोड़ा सा यहां तक पानी आया, सुकरात ने उसकी पकड़ के गर्दन, सुकरात बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, दुनिया के महान, सुकरात जैसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलेंगे आपको। उनका जो उस जमाने में वो लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि आप सोच नहीं सकते। आज की दुनिया के जो लेटेस्ट पर्सनालिटीज है ना, वो भी उनके सामने पानी भरती है, इतने इंटेलिजेंट वो लोग थे। तो सुकरात उसको ले जाते हैं, सोक्रेट्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, और वहां जाके उसको पकड़ के और ले जाके पानी में डुबो देते हैं। वो आदमी तड़पता रहता है भाई, इतना तड़पता है कि उसको छोड़ते नहीं सुकरात। उसको जब वापस निकाल के लेके आते हो, थोड़ा बेहोश हो गया, उसको लाके उसका पानी वाने निकाल के और उससे कहते हैं भाई साहब आप पूछ रहे थे सफल होने के लिए क्या चाहिए, आप मुझे पूछ रहे थे सुकरात साहब आप इतने सफल कैसे हो गए, आपको कुछ समझ में आई कहानी? बोला साहब मेरे समझ में नहीं आई। तो सुकरात ने कहा भैया जब मैं आपको पानी में डुबो रहा था, जब मैंने आपका सिर पानी के अंदर दे रखा था, तो आपको सबसे ज्यादा क्या याद आई? मम्मी याद आई, पापा याद आए, या कोई चाचा याद आए, या ऑक्सीजन या सांस लेना याद आया? उसने कहा साहब जब मैं अंदर था ना तो मुझे मम्मी याद आ रही थी, ना पापा याद आ रहे थे, ना चाचा याद आ रहे थे, मुझे तो केवल एक ही चीज याद आ रही थी कि मुझे कैसे भी करके श्वास मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। सुकरात ने कहा जितना पागलपन तेरे अंदर, उस नदी के अंदर तेरे अंदर ऑक्सीजन के लिए था, जितना पागलपन श्वास लेने के लिए था, जितनी तड़प तेरे अंदर श्वास लेने के लिए थी, उतनी तड़प अगर तूने सफलता के लिए पाल ली अपने अंदर, दुनिया तेरी दीवानी हो जाएगी, दुनिया तेरे सामने नाचेगी। अरे छोड़ इतनी ना सही, उसका 10% भी तूने अगर अपने अंदर डाल लिया ना, तो भैया जिंदगी बदल जाएगी तेरी। हम लोग जो होते हैं ना, देखिए आप मैच्योर स्टूडेंट, मैच्योर की तरह बात करूंगा, हम गलत नेगेटिव चीजों में पागलपन पाते हैं। आपने देखा होगा वो फलानी लड़की ने हाथ की नसें काट ली, वो फलाने आदमी ने हाथ की नसें काट ली, वो प्यार में पागल हो गया। मैच्योर बच्चों की तरह बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, मैं आपका टीचर हूं, आपका फादर हूं, आपका दादाजी ताऊजी हूं, लेकिन फिर भी इतना पागलपन पाल लेते लोग। उनको बोला उसने तो ऐसे कर लिया, उसने वो कर लिया, सुसाइड कर ली, दोनों लटक गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई क्या कर रहा है? इतना पागलपन बेटा अपने अंदर अपनी सफलता के लिए ला, अपनी मम्मी के लिए ला, पापा के लिए ला, उनके सामने उनको 24 घंटे दिमाग के अंदर रख, उनको वो देख क्या चाहते हैं तेरे से, कभी मम्मी पापा से। उसका मैं कह रहा हूं थोड़ा भी, जब आप नशे काट रहे हैं, जब आप गाड़ियों के ट्रेनों के आगे कूद रहे हैं, इतना पागलपन अगर आपके जो है ना उस चीज के लिए, उसका थोड़ा सा भी, इतना सा पागलपन भी पढ़ाई के लिए लिया ना भाई, सफलता के लिए लिया ना, जिंदगी बदल जाएगी तेरी, है ना? कितना आगे निकल जाएगा। अभी मम्मी पापा की तरफ देखा करो बेटा। मैं कल आपको माँ से मिलवाया था, मेरे फादर ने बेटा लकड़ियां काटी। भगवान कसम मैं एक्सेप्ट करता हूं कि माय फादर वाज ए वुड कटर एट ए टाइम, नाउ ही इज ए ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ दिस एरिया। वो अब महान हो गए, अपने आप ही महान हो गए, क्योंकि हम लोग अच्छा कर गए। तो जब मेरे फादर लकड़ियां काट के रात भर पूरी रात भर कर्राते थे, वो उनको खुद को नहीं पता होता था, वो नींद में भी रोते थे, बहुत जोर जोर से कर्राते थे। जब वो कर्राते थे तो मैं पागल हो जाता था, पूरी रात भर रोता रहता था, पूरी रात भर जो है ना मुझे लगता था क्यों आया हूं मैं इस धरती पे यार, मैं अपने मदर फादर को रुलाने के लिए इस धरती पे आया हूं क्या?
मैं इस क्यों आया हूं, इससे बढ़िया तो मुझे धरती पे आना ही नहीं था। मेरे मदर फादर अगर मेरे रहते ही दुनिया में, उनके अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनके जो है ना, उनके दिल में दुख हो रहा है मेरे रहते ही, तो फिर बेकार है, बेकार है। इससे बढ़िया तो साला जिंदगी में आते ही नहीं, या मेरे मदर फादर मुझे जन्म देते ही नहीं। तो उनको, उनकी तरफ देखो भाई। तो मैं बता रहा हूं, मेरा पागलपन वहां से शुरू होता है। मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का वही है। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि यार कुछ भी हो जाए, आज ठीक है मैं पढ़ रहा हूं, आज मैं बीएससी कर रहा हूं, एमएससी कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे मदर फादर को, मुझ पर फक्र हो कि किसी बच्चे को जन्म दिया है। ये पागलपन बेटा पालना पड़ेगा। आपके भी माता पिता आपसे बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं। वो भी आपसे चाहते हैं, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके आने वाली पीढ़ी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हो जिनके बच्चे भी हैं, या हो सकता है कईयों की शादी हुई है, या हो सकता है किसी की नहीं हुई है, ये भी हो सकता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी, आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी तरह ही कोचिंगों में जाती रहे, कोचिंगों में पढ़ती रहे, या दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहे। तो भैया कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इस सिस्टम को, हटाओ। कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज की, चल रहा है सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आने वाली पीढ़ियां मेरी फक्र करे, आने वाली पीढ़ियां, और क्या फर्क पड़ता है यार। मैं तो कह रहा हूं, कोई बच्चे को यह कह दिया जाए भाई 4 महीने के लिए आपको रेगिस्तान में चलना है, 4 महीने के लिए आपको रेगिस्तान में रहना है, टीलों के बीच में रहना है, पानी सिर्फ आपको दे देंगे जिंदा रहने के लिए, खाना हल्का सा आपको दे देंगे जिंदा रहने के लिए, लेकिन आपको हम रखने वाले हैं रेगिस्तान में। लेकिन जैसे ही 4 महीने बाद आप रेगिस्तान से आओगे, तपती हुई धूप में रहना है आपको वहां, और जब भी जैसे आओगे हम आपको राजा बना देंगे। भैया मुझे लग रहा है अगर ये सौदा भी मेरे साथ कोई कर रहा हो ना, मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा भाई, ठीक है मुझे मंजूर है। तो क्या फर्क पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए भैया, क्या फर्क पड़ रहा है 2-4 महीने के लिए। अगर आप फेसबुक चला रहे, नहीं यूट्यूब तो खैर जो क्लास ले रहे वो है, नहीं आप जो है ना व्हाट्सएप चला रहे, नहीं किसी से बात कर रहे, क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा उससे। बेटा आपकी लाइफ बदल जाएगी इन 3 या 4 महीने में। इसलिए इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो। और मेहनत नहीं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठा के किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। किताब पढ़ना शुरू करने से पढ़ाई नहीं आती है, कभी नहीं आती है। आप पहले पूछो क्यों पढ़नी है मुझे ये किताब, अपने आप को तैयार करो, मुझे क्यों पढ़नी है किताब, जरूरत क्या है इस किताब की मुझे पढ़ के, इससे क्या हो जाएगा, इस किताब को पढ़ने से, इस पढ़ाई से मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। जिस दिन इनके आंसर मिल गए ना माय डियर स्टूडेंट्स, बदल जाएगी जिंदगी आपकी, देखना आप बदल जाएगी, दुनिया में धमाका मचा दोगे। ऐसे बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का किया है। मैं एक जो है ना, मैं चाहूंगा आज जो है ना एक कहानी मैं जरूर सुनाऊं जो मेरी सबसे फेवरेट है, मेरी सबसे फेवरेट है। एक व्यक्ति जो जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रेरित हूं, और उनकी कहानी मैं हमेशा सुनाता ही रहता हूं। एक्चुअली होता क्या है, देखिए गोविंद जायसवाल का जो कहानी है वो बड़ी हिला देने वाली है। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो है ना, अगर कोई मोटिवेशन है, या यूं कहे सबसे कोई बड़ा सुपरमैन है, तो वो मेरे लिए गोविंद जायसवाल है। गोविंद जायसवाल बनारस के, उनकी कहानी इस तरह से है, जब वो छोटे थे, कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। उनके फादर जो थे रिक्शा चलाया करते थे, बनारस की तंग गलियों में, जो कच्ची बस्ती टाइप में होती है, वहां पे उनका 1 कमरे का घर हुआ करता था, 1 कमरे का उनका घर हुआ करता था। वहां पर वो बच्चे अपने मदर फादर के साथ रहते, 2 बहनें थी, मदर थी, फादर थी, और ये खुद थे, 5 परिवार के मेंबर थे। और फादर जो है ना, उनके पास एक समय था कि 10, 15, 20 रिक्शे हुआ करते थे। लेकिन भैया मदर हो गई बीमार, मदर को हो गया बहुत बड़ी बीमारी, फादर के पैसे जो है ना वो मतलब उस मदर के लगना शुरू हो गए, रिक्शे के रिक्शे बिकना शुरू हो गए। और लास्ट में पोजीशन ये आई कि एक आधा भैया, एक आधा रिक्शा बचा, मतलब ना रिक्शे बचे ना मदर बची दुनिया से, मदर भी चली गई। दोनों बहनों की शादी करवा दी गई, दोनों बहनों को ठीक ठाक परिवार में शादी उनकी हो गई। अब बच गए बाप और बेटा। अब होता क्या है, देखो वहां एक जबरदस्त घटना उसके जीवन में होती है। बनारस की जो घर थे उनके, वहां पर एक दिन वो उनके फादर ने कहा कि भैया मैं बढ़िया स्कूल में आपको पढ़ाऊंगा। तो उनका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया। मतलब एक पिता हम कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा कमजोर बने। एक पिता चाहे खुद कैसा भी हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे वो कमजोर हो, गरीब हो, वो चाहता है कि उनका उनका बच्चा जो है ना, बहुत, पिता कैसे भी हो, लेकिन उनके बच्चे बहुत सुपर होने चाहिए, ये उनके दिमाग में थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन करा दिया। अब होता क्या, वहां एडमिशन कराने से दोस्ती हो गई किसी एक बच्चे से, और उस बच्चे के साथ वो चले गए। एक दिन वो गोविंद जायसवाल जो 6वीं क्लास में पढ़ रहा था, अपने दोस्त के साथ, जो 6वीं क्लास का बच्चा था, अच्छे परिवार का बच्चा था, वो उनके साथ चले गए। और जाने के बाद में वो दोनों घर पे खेल रहे थे। खेलते खेलते जब वो खेल रहे थे,
अचानक उस घर का मालिक आ गया, उस बच्चे के पिता आ गए जिसके साथ उनके घर पे गए थे। और वहां जाके जब वो बातें उनकी चल रही थी तो जो पिता आए थे, उन पिता ने पूछा भाई आपका क्या नाम है? बोला सर मेरा नाम गोविंद जायसवाल है। बोला आप मेरे बच्चे के दोस्त हो क्या? बोला हाँ मैं उनका दोस्त हूं, मैं फ्रेंड हूं आपके बच्चे का, अंकल प्रणाम नमस्कार, इस तरह से उनकी बात चल रही थी। अब उस व्यक्ति ने गलती आगे क्या कर दी, उस व्यक्ति ने कहा भैया आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, आपके पिताजी जो है ना कौन सी नौकरी में है, या आपके पिताजी कौन सा जॉब करते हैं, या आपके पिताजी जो है ना कहां रहते हैं, उनका कौन सा बिजनेस है, इस तरह से वो क्वेश्चन किया। लेकिन 6वीं क्लास का बच्चे को ज्यादा घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। उस बच्चे ने, गोविंद जायसवाल ने कहा कि सर ना तो हमारे कोई कॉलोनी है ना कोई सेक्टर है, हम तो इसी तरह से यहाँ कच्चे एक कमरा सा बना रखा है, कच्चे उधर रहते हैं हम लोग, और मेरे पिता के पास ना कोई जॉब है ना कोई नौकरी है ना कुछ और है ना कोई हमारा बिजनेस है, मेरे पिताजी तो रिक्शा चलाते हैं। देखिए नेचुरली होता है कि अगर आप, आज भी हमारी मेंटेलिटी है कि जो लोग दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जो लोग दबे कुचले होते हैं, उनके लिए आज भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो किसी को अच्छा नहीं सिखा सकते। तो उस आदमी को भी लगा मेरे बच्चे ने किससे दोस्ती कर ली भाई, ये बच्चा तो कल को मेरे बच्चे को बिगाड़ ही देगा, ये तो बहुत ज्यादा वो है, ये स्थिति उनकी हो गई। और उसने सबसे पहले अपने बच्चे को डांटा, भाई यही मिला क्या, रिक्शे वाले का बेटा ही मिला क्या दोस्ती करने के लिए, और क्लास में कोई बच्चे नहीं थे क्या? और साथ साथ ही उसने गलती क्या कर दी, गोविंद जायसवाल को भी डांटा कि भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई इससे दोस्ती करने की, आप आए कैसे हमारे घर पे, आपकी औकात आपकी हैसियत पता है आपको क्या है? आप एक रिक्शे चलाने वाले के बेटे और महलों में रहने वालों से दोस्ती के ख्वाब देखते हैं, आप महलों में रहने वालों से दोस्ती की है ना, और उनके घर पे भी आ रहे हैं। आज के बाद में अगर मेरे बच्चे के साथ नजर आप भी गए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो 6वीं क्लास का बच्चा नहीं जानता था क्या खेलता है, लेकिन इतना बच्चा जरूर जानता है, चाहे वो महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 साल का हो, 5 साल का हो, इतना बच्चा जरूर जानता है कि आपने उससे प्यार से बात की या नफरत से बात की। उसको लगा था आज कुछ गलत हो गया मेरे साथ, वो सीधा चला गया, वहां से घर से निकल के अपने जो कमरा था उसमें नहीं गया, वो सीधा चला गया। एक पढ़े लिखे, उनकी जो कच्ची बस्ती का कोई व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसको जाके बोलता अंकल मेरे साथ ये हुआ, मेरे समझ में नहीं आया क्या कहानी है, और ये इस तरह से मैं गया था, उस अंकल ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, मुझे ऐसे डांटा, मैं उनके दो। तो ऐसे करते 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 उसने उस आदमी को, जब वो पूरी कहानी समझ में आ गई तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया वो लोग पैसे वाले हैं, वो लोग सोशली अपने आप को बहुत हाई मानते हैं, उनका स्टेटस हाई है, हम लोग गरीब आदमी है, उनकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती। तो छोटा सा बच्चा वो नहीं जानता था ऊंचा होता है क्या, वो छोटा होता है क्या, नीचा होता है, उसको वो ही डिडंट नो अबाउट दैट। छोटा बच्चा नहीं जानता ना भाई इन बातों को। उसने तो फिर एक क्वेश्चन किया उससे, अंकल कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, या उनकी तरह मैं भी स्टेटस हाई हो जाए मेरा भी, मैं भी जो है ना बहुत अच्छा बन जाऊं ऐसे। तो उस आदमी ने कहा भैया उनके बराबर अगर बनना है, उनके जैसा मकान अगर आपको रखना है, उनके जैसा आपको बनना है, तो आपको फिर भैया कुछ बड़ा करना पड़ेगा, छोटे मोटे जॉब से आप उन जैसे नहीं बन पाएंगे। तो उस बच्चे ने फिर क्वेश्चन किया, उस छोटे से बच्चे ने कि अंकल कुछ तो ऐसा होगा जिनसे मैं उनके जैसा। बोला भैया इसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, नौकरी लगनी पड़ेगी, और नौकरी भी छोटी मोटी से आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसके लिए तो आपको बहुत बड़ी नौकरी लगनी पड़ेगी। उस छोटे से बच्चे ने फिर मासूमियत से क्वेश्चन किया कि अंकल क्या है वो बड़ी नौकरी, मुझे बता देते आप। तो उस अंकल ने बिना सोच समझे ऐसे कह दिया कि भैया मैंने जहां तक सुना है, जहां तक मैं जानता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी होती है IAS। उस बच्चे ने उसी टाइम उस व्यक्ति के मुंह पे कह दिया अंकल जी मुझे नहीं पता IAS क्या होते हैं, मुझे नहीं पता कलेक्टर क्या होते हैं, मुझे नहीं पता क्या किस चिड़िया का नाम है, लेकिन एक वायदा मैं आपके साथ कर रहा हूं, एक कसम अपने आप से ले रहा हूं, जिंदगी में अगर मैं नौकरी लगूंगा ना तो IAS ही बनूंगा। एक 6वीं क्लास के बच्चे की भीषण प्रतिज्ञा कि बनूंगा तो IAS ही बनूंगा, मुझे नहीं पता क्या होता IAS, मुझे नहीं पता किसे कहते हैं IAS, लेकिन जिंदगी में अगर कुछ बनूंगा तो IAS ही बनूंगा, इससे नीचे नौकरी नहीं लगूंगा। एक भीषण प्रतिज्ञा, मतलब बहुत बड़ी प्रतिज्ञा एक छोटे से बच्चे के द्वारा। उसके बाद में वो घर चला जाता है, जिंदगी उसकी तूफान आ गया उसकी जिंदगी में, उसको लगा क्या हो रहा है वो। तो उसने अपने फादर से कहा मुझे IAS बनना है। तो फादर ने पता किया भैया IAS तो दिल्ली में, वहां अच्छा माहौल है, दिल्ली में अच्छी कोचिंग क्लासेज है। तो उसने अपने पिता से कहा पापा जी मुझे IAS बनना है, और उसके लिए जहां जाना है वहीं चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दिल्ली जाना है कहीं और जाना है, मैं जाऊंगा। ऐसे करते उसने, पिता जो है ना वो हमेशा अपने बच्चे के लिए बहुत, मैंने कहा ना बहुत, और वो तो महान पिता थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अपना क्या, अपने तो इधर रह रहे वहां रह लेंगे। तो उनका कोई एक जमीन का टुकड़ा कोई गांव में था, 30,000, उन्होंने 30,000 रुपए में उस जमीन के टुकड़े को बेच के, पिता 30,000 रुपए जेब में डाल के रिक्शा चला के अपने बेटे को पीछे बिठा के निकल पड़ा अनजानी राहों पे, अनजाने शहर में दिल्ली के लिए, कि होगा सो देखा जाएगा। अब तो सीधा
बच्चे को वहां चले गए। अब वहां आप जानते हो जिनके पास पैसा नहीं होता, दिल्ली हो चाहे बनारस हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, मुंबई हो चाहे वो अजमेर हो, रेनवाल हो चाहे लखनऊ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो वो चला गया, वहां कुछ नहीं था, तो वहां पर कच्ची बस्ती जहां लोग रहते थे वहां उनके पिता मजदूर बनते हैं, वो मिस्त्री बनते हैं और वो खुद मजदूर बनता है और एक कच्चा घर तैयार कर लिया जाता है। कच्चा घर बना के उसके ऊपर जो है ना छप्पर टिन से जो भी थे उनके वो डाल के और वहां पे पढ़ाई शुरू हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर एक गजब की घटना होती है, आप हिल जाओगे इस घटना से। एक दिन गोविंद जायसवाल के पिता बीमार थे, लेकिन गोविंद जायसवाल को नहीं पता उसके पिता बीमार है। उसने तो सीधा जाके उन्होंने कहा, पापा जी मुझे कुछ बुक्स लानी है, नोट्स लानी है, 50 रुपए की जरूरत है। आप उस पिता का त्याग देखिए, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहा बेटा कल 50 रुपए आपको दे दूंगा। पूरी रात उसके पिता जो होते हैं वो बुखार से तड़पते हैं, लेकिन बच्चे को एहसास नहीं होने देते कि मैं बीमार हूं। पूरी रात भर तड़पते हैं, पूरी रात बुखार से तड़पता हुआ पिता जैसे तैसे करके अपने आप को सुबह मैनेज करता है और सुबह जल्दी उठ के निकल जाता है और निकल के रिक्शा चलाने के लिए निकल जाता है और दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाता है। एक पीड़ित, बुखार से पीड़ित पिता, आप सोच सकते हैं दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा ही नहीं चलाते, उस दिन बरसात होती है दिल्ली में। मतलब कुदरत की भी देखिए कितनी बड़ी, एक कुदरत का कितना बड़ा खेल है कि उस दिन भयंकर वाली बरसात होती है और उस पूरी बरसात में एक बुखार से पीड़ित पिता अपने बच्चे के 50 रुपए की व्यवस्था करने के लिए दिन भर रिक्शा चलाता है। शाम को 100-150 रुपए जो बनते हैं वो लेके आ जाते हैं और लाने के बाद में जैसे ही वो घर पे आते हैं तो अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं, बेटा गोविंद। बोला हाँ पापा, बेटा आ जाओ पैसे ले जाओ। गोविंद जायसवाल ने कहा, जब मैंने मेरे पिता को देखा तो मेरी जमीन खिसक गई। मुझे लगा क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पापा को कल शाम से बुखार था, अरे मेरे को कम से कम पापा एक बार बोल देते बुखार है बेटा मुझे, तो शायद मैं उनसे पैसा नहीं मांगता, मैं कुछ कर लेता, ट्यूशन कर लेता, कुछ भी कर लेता। लेकिन कितने महान है मेरे फादर, कितने ग्रेट है मेरे फादर। एक पिता कितना बड़ा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मेरे पिता ने 50 रुपए के लिए दिन भर रिक्शा चलाया, बुखार की परवाह नहीं की, बरसात की परवाह नहीं की, सेहत की परवाह नहीं की। एक पागलपन सवार था कि यार मेरे बेटे ने 50 रुपए मांगे हैं, उनके लिए मुझे कैसे भी करके 50 रुपए की व्यवस्था करनी है। बस ये उसने, गोविंद जायसवाल ने कहा हद हो गई, मैं तो बिल्कुल पागल हो गया, मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूं और ये मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे देवदूत, मेरे सब कुछ, मेरे पैगंबर, ये क्या मेरे लिए कर गए, ये मेरे लिए क्या कर गए। इनको कम से कम एक बार कहना था कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, मुझे बुखार हो रहा है। कितने कष्ट सहे होंगे इन्होंने, कैसे रिक्शा चलाया होगा बरसात के अंदर। सिर्फ बेटे को 50 रुपए, यहां से खत्म होती है, यहां से शुरू होती है पागलपन की कहानी, यहां से शुरू होता है जुनून। उसके बाद में गोविंद जायसवाल ने कहा, मुझे ना दिन का पता होता था ना रात का पता होता था, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गई थी कि मैं इस भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कुछ तो करूं, कुछ तो इनका कर्ज उतारूं। उन्होंने कहा उस नोट को लेने के बाद मैं रात भर रोता रहा। कभी उस नोट को देखता, निकाल के नोट को देखता, गीले 50 रुपए के नोट को, कभी मेरे फादर को याद करता, कभी पापा जी याद आते, कभी वो नोट देख देख के मैं सोचता कैसे सहा होगा उन्होंने, कैसे ये चलाया होगा रिक्शा, कैसे एक पिता जो है ना इतना बड़ा त्याग कर सकता है। उसके बाद तो मैंने कहा ना पागलपन शुरू हो गया, कुछ नहीं, कुछ भूख लगना कोई नहीं। उसकी 2 बहनें, बड़ी बहन का नाम ममता, छोटी वाली बहन का नाम गीता, उनका जो ठीक ठाक परिवार था, तो उन दोनों बहनों ने भी भाई को बहुत सपोर्ट किया। जो भी पैसा उनके पास आता था वो पैसा अपने भाई को दे दिया करती थी, 100, 200, 500, 1000। भैया आप खाना खा लेना, भैया आप परेशान मत होना, भैया आप नाश्ता कर लेना, भैया कपड़े ले आना, भैया जूते ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये दोनों बहनों की कहानी थी। कहते हैं कि जब इंटरव्यू होने वाला था, कुछ समय इंटरव्यू बचा हुआ था, जब मेंस उनका पास हो गया था, इंटरव्यू होना था, लेकिन वहां पर पता चलता है कि जब इंटरव्यू में जाना है तो उसके लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उसी समय उनकी बड़ी बहन प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चा था। डॉक्टरों ने कहा बच्चे को चेकअप करवाइए, आपका बच्चा एबनॉर्मल है, कुछ भी घटना हो सकती है आपके साथ, हो सकता है आपकी जान चली जाए, आपके बच्चे की जान चली जाए, इसलिए आप कुछ भी करके अपने चेकअप करवाइए, कुछ मेडिसिन लीजिए, नहीं ममता जी आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उस बहन के पास सिर्फ इतना सा पैसा होता है कि या तो वो अपना चेकअप करवाए, अपने पेट के अंदर पल रहे बच्चे का चेकअप करवाए, या फिर उस भाई को दे जिसका 10 दिन बाद में इंटरव्यू है और पहनने के लिए जूते और कपड़े नहीं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रहेगी उस परिवार की, उस भाई बहन की। उस बहन ने कहा भैया ये लो पैसे, जाओ और जूते और कपड़े लेके आ जाओ। और मैं तो भाई फूट फूट के रोने लगा, दीदी क्या कर रही है
आप मर सकती है, आपका बच्चा मर सकता है। बोला भैया मैं मर जाऊंगी ना, फर्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया पे, मेरा बच्चा मर जाएगा और हो जाएगा, लेकिन भैया आप अगर आईएएस नहीं बने, आप अगर आईएएस नहीं बने तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि आपका आईएएस बनना हमारे परिवार के लिए नहीं, उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जरूरी है जो बेचारे किसी फुटपाथ में रहते हैं, जो कच्ची बस्ती में रहते हैं, जिनके सपने देखना उनको नहीं आता है, जिनको लगता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उन लाखों लोगों के लिए आपका आईएएस बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे हम तो जी लेंगे कैसे भी, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए आप उम्मीद है। अगर भैया आप आईएएस बन गए ना, तो आपके आईएएस बनने से हो सकता है किसी गंदी बस्ती में, किसी फुटपाथ में रहने वाला, कोई रेडी चलाने वाला, वो या उसका बेटा आपको देख के आईएएस बन जाए। भाई वो आपको देख के आईएएस बन जाए। उसने कहा आपका आईएएस बनना बहुत जरूरी है। अब वो आईएएस, उसका इंटरव्यू होता है, वो पैसा लेता है, रो धो के दोनों बहन भाई जो है ना रो रहे हैं, एक बड़ा इमोशनल वाला सीन, आप सोच सकते हैं कैसा सीन रहा होगा उस समय उन लोगों का। और वो चले जाते हैं। उसके बाद में जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो उन भाई गोविंद जायसवाल ने हिंदी मीडियम के अंदर फर्स्ट रैंक इन ऑल इंडिया, हिंदुस्तान की पहली रैंक, और जो ओवरऑल था इंग्लिश मीडियम मिला के 21st रैंक, और पूरे हिंदुस्तान की सनसनी न जाने कितने दिनों तक कंटिन्यूटी में, मीडिया में, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, सब में उनका इतना बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है इस तरह से किसी अपने आप को पागल बनाना, अपने आप को पालना। उसके बाद में एक टीवी पे इंटरव्यू पड़ा, आज ही आप सर्च कर लेना, उसमें वो इंटरव्यू जो होते हैं ना जनरली, भाई आप कैसे सफल हुए, क्या किया, तो वहां एक लड़की बैठी होती है, उसके भाई बहन पापा वगैरह आ जाते हैं, तो वो लड़की जो इंटरव्यू लेने वाली होती है वो उनसे पूछती है, बताइए ममता जी, दोनों बहनें वहीं बैठी थी, बताइए ममता जी, अगर इस बार आपका भाई आईएएस नहीं बनता तो क्या करते आप लोग, क्या उसको दोबारा पढ़ाते? उस बहन की आंखों में वो फूट फूट के रोने लगी। बोला दीदी क्या बात कर रही है, अगर मेरा भाई इस बार आईएएस नहीं बनता तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, सारा का सारा परिवार सुसाइड करता, सारा का सारा परिवार खत्म होता, सारा का सारा परिवार, हमारे पास और रास्ता नहीं था। इतना खत्म हो चुकी थी हमारी कहानी, इतना बर्बाद हो चुके थे, मतलब इतना पैसा हमारा कर्ज हो गया था कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था। इतना पागलपन था उनके अंदर, उनको पता था इस बार आईएएस नहीं बना तो क्या होगा हमारे साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ क्या होगा, उन लाखों लोगों के साथ क्या होगा जो उम्मीद पाले बैठे हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको नीड बनानी पड़ेगी भाई, जरूरत बनानी पड़ेगी इस एग्जाम को। अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत है, ये नौकरी आपके लिए नहीं, आपके पापा जी के लिए, आपकी ताई जी के लिए, चाचा जी के लिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज कितना ही पढ़ लेना भाई, कितना ही पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, ये नहीं होता। राजा का बेटा राजा बनेगा जरूरी नहीं है इस दुनिया में। राजा वही बनेगा जो अपनी काबिलियत दिखाएगा, जो अपनी काबिलियत दिखाएगा, जो अपने आप को साबित करेगा, जो अपने आप को मतलब ले जाएगा। भाई मैं मुझे भाई ये देखिए, मैं एक बच्चों से बात कहता हूं, हमेशा दिमाग में कई बार हमारी बातें आती है, हमारे कई बार दिमाग में बातें आती है कि भाई पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। ये सबके साथ आती है भाई, दुनिया में जो बहुत सफल हुए उनके भी साथ आती है। अक्सर मैं एक बच्चों को कहा करता हूं कि जब एक भय होना बहुत जरूरी है, डर होता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा ये, लेकिन उस डर को जीतना ही जिंदगी है। अक्सर मैं कहता हूं, कई बार बच्चों से मैंने कहा है कि भैया जब कर्ण, मैंने बहुत अच्छा लगता है मुझे, कुछ बातें जो है ना महाभारत की इनकी बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि जब अर्जुन कर्ण से युद्ध करने जा रहे थे, क्योंकि हमारे दिमाग में भय आता है भाई, डर लगता है पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। अभी भी कई बच्चों को लग रहा है मैं तैयारी तो कर रहा हूं, उनको लग रहा है मैंने सुपरवाइजर वो पटवारी का छोड़ दिया, पटवारी जी का छोड़ दिया, पटवारी का छोड़ दिया, अब इसकी तैयारी कर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, मुझे ये बड़ा डर रहता है, पता नहीं वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबके साथ होता है भाई, सबके साथ होता है, कुछ होगा कि नहीं होगा, ये दिमाग में चलती रहती है। तो कहते हैं कि जब अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध करने जा रहे थे, कर्ण से जब लड़ने जा रहे थे, तो जो मगध नरेश जयद्रथ थे, उन्होंने कहा था कि हे पार्थ, हे अर्जुन, आप दुनिया के अजय योद्धा से युद्ध करने जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लग रहा। तो अर्जुन ने कहा कि हे मगध नरेश, वो काट के योद्धा होते हैं जिनको भय नहीं होता, डर नहीं होता। मुझे भय है, मैं दुनिया के अजय योद्धा से युद्ध करने जा रहा हूं, लेकिन आज मैं उस डर को मारने जा रहा हूं, उस भय को खत्म करने जा रहा हूं, आज मैं उस कर्ण का वध करने जा रहा हूं। तो जब अर्जुन जैसे व्यक्ति के दिमाग में डर आ सकता है, तो डर तो होता है भाई, डर तो होता है।
डर सबको होता है, डर होना भी चाहिए, डर होना चाहिए तभी तो आप अच्छा कर पाएंगे। आपको ये डर होना चाहिए कि नौकरी निकल गई तो मेरा क्या होगा, ये नौकरी अगर मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, किसके आगे हाथ फैलाऊंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां कहां जाएगी, आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, ये भैया आपके अंदर डर होना चाहिए। आपकी जो मदर है, फादर है, वो क्या करेंगे उसके बाद, कब तक वो ऐसे ही सहन करते रहेंगे, कब तक आपको जो है ना झेलते रहेंगे, ये डर आपके अंदर होना चाहिए। ये डर, ये पागलपन, ये सारा जब बनेगा ना तो भैया सफलता मिलेगी बहुत बड़ी। ये नहीं दुनिया में कुछ भी कर जाएंगे, दुनिया में उस परम पिता के बनाए हुए कोई कमजोर नहीं होते भाई, कोई कमजोर नहीं होते। उस ईश्वर ने सबको बहुत बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट बनाया है। अब हम लोग अपने आप को भैया जैसा चाहे वैसा बना लेते हैं। इसलिए आज के बाद में केवल एक ही, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, है ना। कभी अपने नेगेटिव कभी बात नहीं करनी बेटा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमेशा रोते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, और उनके साथ वैसा ही होता रहता है, वैसा ही होता रहता है, वैसा ही सब कुछ उनके साथ वही घटनाएं होती रहती है जो दिमाग चलाता है। आपका दिमाग, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, आपका दिमाग आपको नहीं, आसपास होने वाली घटनाओं का भी नियंत्रण करता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए बहुत मेहनत करो बेटा, खूब जबरदस्त मेहनत करो, और इस बार तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। सफलता चाहिए मुझे, मेरे मदर के लिए, मेरे फादर के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे जो है ना, मेरे परिजनों के लिए, मेरे गुरुजनों के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे लिए लगे हुए हैं भाई, सब पे तरस खाना। इस बार तो सब पे तरस खाना। आपके माता पिता पे भी तरस खाना यार, बहुत हो गया। कब तक वो लोग आपके लिए जैसे बैठे रहेंगे भाई? उनकी भी इच्छा है कि वो भी कहीं जाए घूमने के लिए, वो भी तीर्थ करने के लिए जाए, वो भी जो है ना कहीं बाहर की दुनिया देखे, उनकी इच्छा है। तो कब तक ऐसे ही करते रहोगे भाई? कब तक वो आपके इंतजार में बैठे रहेंगे? इस बार तो कर डालो बेटा, इस बार तो कर डालो। बस इस बार तो मुझे जो है ना हर हाल में ये नौकरी चाहिए, ये मेरी भूख है, ये मेरा पागलपन है, ये मेरा जुनून है। इसके लिए मुझे कितना पढ़ना पड़े, कम सोना पड़े, ज्यादा जो है ना संघर्ष करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। बहुत जरूरी है ये नौकरी, आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों बनूं मैं सुपरवाइजर? मुझे लग रहा है शायद इसका जवाब आपको मिला होगा। कितने घंटे पढ़ूं मैं? कोई टाइम नहीं होता पढ़ने का टाइम नहीं होता। 2 घंटे 10 घंटे नहीं बना सकते आप उसको भाई। 10 घंटे में 5 घंटे में नहीं डाल सकते उस चीज को। आप कितने घंटे पढ़े ये तो आपका पागलपन डिसाइड करेगा। आप कितने घंटे सोए ये भी आपका पागलपन डिसाइड करेगा। कितने जबरदस्त करे ये भी आपका पागलपन डिसाइड करेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पागलपन को पालना शुरू कर दो। जीवन में अच्छा करूंगा, कितनी उम्मीदें पाले बैठे यार। एक जो पिता होते कितनी मेहनत करते। कभी सोचा आपने अपने पिता के बारे में? पिता के बारे में कभी सोचा है क्या? 1 ड्रेस 2 ड्रेस है उनके पास, 2 ड्रेस 3 ड्रेस 2 ड्रेस 1 ड्रेस, सारी सिर्फ 2-3 ड्रेस है, लेकिन आपके लिए हाँ रोते ही रहते। सही कह रहे हो, वो हमेशा आपके लिए 10 ड्रेस की व्यवस्था करते हैं, 5 ड्रेस की व्यवस्था करते हैं, पैसा मांगते ही। चाहे भले ही उनको कहीं से भी जाना पड़े, 5 रुपए सैकड़े में लेना पड़े, भैंस बेचनी पड़े, कुछ भी करे, लेकिन वो आपके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। खुद कैसे भी रह जाते हैं वो खाना टाइम पर नहीं खाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जिनके फादर जो है ना वो फार्मर है, सुबह जाते हैं रात को लेट आते हैं, पता नहीं होता दुनिया कैसे क्या कर रही है। उनको नहीं पता हिंदुस्तान में क्या चल रहा है भाई, उनको नहीं पता हिंदुस्तान में। वो तो एक ही जानते हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या चल रहा है। एक बच्चा जो है ना, मैं बच्चे जैसे हॉस्टल में कई बार बच्चे और बच्चे आते हैं, वो कहती है सर हमें मम्मी की याद आ रही है। मैंने कहा तू बावली है, तेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रही बेटी, तेरे को कुछ याद नहीं आ रहा बेटा, तेरे को कुछ नहीं याद आ रहा। याद तो तेरी मम्मी को आ रही है, याद तो तेरी मम्मी को आ रही है, तेरे पापा को आ रही है। जब वो तेरे कमरे में जाते हैं, वहां पर जो कपड़े तेरे टंगे हुए उनको देखते हैं, रोने लग जाते हो। उनको पता है कैसे एक बेटी को मैं अपने से दूर करूंगा, उनको पता है कैसे एक अपना अंग काट के, और मैं हॉस्टल में बेटी को रखने जा रहा हूं, पता नहीं कहां रहेगी, कैसे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके साथ पता नहीं वो कैसे व्यवहार करते होंगे। आप सोचिए कितनी बातें जो है ना उनके दिमाग में रहती है। लेकिन फिर भी वो पत्थर रख लेते अपने सीने के ऊपर, पत्थर रख लेते अपने ऊपर कि नहीं, मुझे इस बेटी को अपने आंसू नहीं दिखाने। अरे पिता तो ऐसे मूर्त होते त्याग की, वो तो आंसू भी नहीं दिखा पाते। मां तो कभी कभी रो लेती है भाई, मां तो कभी कभी आंसू दिखा देती है आपको, लेकिन पिता तो आपको दिखा भी नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है अगर मेरे आंसू मेरे बच्चों ने देख लिए तो कमजोर पड़ जाएंगे, वो वापस चले आएंगे घर पे, वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, वो बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। तो तेरे को और तेरा तो रोना कुछ भी नहीं है भाई, तेरा रोना तो कुछ नहीं है। घर से निकलने के बाद रोना तो उस माता और पिता का है जो तेरे जाने के बाद पता नहीं कितने घंटे तक एक गेट के किवाड़ के पीछे बैठ के रोते ही रहे हैं। वो रो ही रहे हैं आज भी। और
कब तक करोगे भाई उनको? कभी तो कुछ कर लो उनके लिए यार, मेरे हाथ जोड़ने से कर लो, उन पे तरस खाओ भाई, अपने गुरुजनों पे तरस खाओ जो आपको सफल करना चाहते हैं, अपने परिजनों पे तरस खाओ भाई, अपने अपने जो भी आपके रिश्तेदार है उन पे तरस खाओ। अब तो कुछ कर जाओ। कब करोगे? जा रहा है ये जा रहा है, ये समय चला जा रहा है भाई, वो समय निकलता चला जा रहा है बेटा, ये टाइम निकलता चला जा रहा है। आप बड़े हो रहे हैं, माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं, और आपके आसपास के लोग खतरनाक करते चले जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग बहुत स्पीड से आगे निकलते चले जा रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं वो लोग। उनको कैसे पकड़ोगे भाई? कैसे अपने माता पिता को जो है ना सुख दोगे? कैसे उनको अच्छा फील कराओगे भाई? कब कराओगे? इसलिए प्लीज पागल बन जाओ अपने काम के लिए, कुछ भी कर डालो इस बार, कुछ भी हो जाए तो भाई, कुछ भी इस बार जो करना है कर डालने का, इस बार शानदार कर डालने का। नहीं आएगा ऐसा वक्त दोबारा भाई, ऐसा टाइम नहीं आएगा। पता नहीं क्या होगा, अगली एग्जाम अगली पता नहीं कब आएगी, क्या रहेगी, इसलिए जान लगा दो। और मैं बच्चों से कहता हूं कुछ भी बाहर नहीं आएगा। 2, 5, 10 क्वेश्चन तो ये होता है, 2, 5, 10 क्वेश्चन तो बेटा हर एग्जाम में आते रहते हैं, बाहर से आते हैं। बाकी पूरा A to Z सिलेबस आएगा भाई, पूरा A to Z सिलेबस आएगा। ऐसे सिलेबस के अंदर से आएगा, कहीं से बाहर से नहीं आना। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पूरी जान लगा दो, पागल लगा दो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये पागलपन छोड़ दो, सब चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने नहीं चलाया फेसबुक यार, 4 महीने नहीं देखा व्हाट्सएप, 4 महीने कोई जो भी आप करते हो, एंजॉय करते हो, मूवीज देखते हो, नहीं देखा, टीवी नहीं देखा, क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत बड़ी जिंदगी है। 4 महीने जो है ना नहीं किया तो क्या हो जाएगा भाई? तो कब करोगे फिर? इसलिए पूरी जान लगा दो बेटा, उनसे बड़ा, माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता रे, कोई नहीं होता। सब उनसे बड़ा, उनके सपने पूरे कर दो बेटा, और शानदार कर जाओ, बहुत जबरदस्त कर जाओ। फिर से आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा बेटा, सफल हो जाओ।